कोई नई गलतियां करें, आप पुरानी गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं बार बार? क्या मिलने वाला है इन हरकतों से? हुकूमत आएगी और नापसंदीदा चैनल्स जो है वो सेंसर होंगे, ना इससे हमारी जमहूरियत आगे जा सकती है, ना पब्लिक का कॉन्फिडेंस आगे जा सकता है। हमें कम से कम को ये सबक या ये दर्स ना दे कि कौन सा टीवी चैनल सहाफती उसूलों पर चल रहा है और बोल नहीं चल रहा। आप लोगों के मुतालिबात क्या हैं? क्योंकि आप लोग भी IMF के पास गए थे। कोई 90 से 100 अरब का खसारा खैबर पख्तूनख्वा के बजट में डालते हैं कि इनकी रेजोल्यूशन ही जो है वो हमें उस पोजीशन में डालेगी कि हम सरप्लस छोड़ें। हमारी जो पॉलिटिक्स है या हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज इनग्राइंड हो गई है कि हमने बहुत सारे इश्यूज को ग्रे एरिया में रखा हुआ है पॉलिटिक्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे और इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूँगी फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार से। क्या खूब कहा है फैज़ ने, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में ज़ुबां मैंने। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना इनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना इनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी सारी हदें पार करती जा रही है। आज हुकूमत ने आज़ादी इजहार पर हमला करते हुए बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात को पैमरा के ज़रिए बंद करवा दिया। बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोल न्यूज़ ने हमेशा अवाम को एक एक हकीकत से आगाह रखा है, हर खबर को पूरी सच्चाई के साथ रिपोर्ट किया है, हुकूमत की नाइंसाफियों को दिखाया तो अच्छे कामों को भी सामने लेकर आए। लेकिन शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत में सच बोलना, सच दिखाना, सच सामने लाना, हुकूमत की मनपसंद खबरें ना चलाना बोल का सबसे बड़ा जुर्म बन गया है। और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बोल को बंद किया गया हो। गुज़श्ता दिनों में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान के जलसों के दौरान बोल को 2-2 घंटे के लिए बंद करती आई है, जो सच दिखाता है, सामने लाता है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन कुछ भी हो नाजरीन, बोल पहले भी हक और सच के साथ खड़ा रहा और आगे भी हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहेगा, सच की आवाज़ बना रहेगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की हुकूमत के फैसलों से मुल्क, अवाम और मईशत पहले ही मसाइल से दो चार थी, अब रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी है। मुल्क में सैलाब के बाइस रवां माली साल के दौरान शरह नमू की ग्रोथ 2.3% तक महदूद होने का खदशा है, जबकि मुल्की मईशत को 2000 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। शहबाज हुकूमत IMF से कामयाब मुआहदे का चैलेंज तो पूरा कर लिया इन्होंने, लेकिन हुकूमत IMF से मिलने वाली रकम को किस तरह और कैसे इस्तेमाल करेगी ये बिल्कुल नहीं बताया गया। महंगाई में कैसे कमी की जाएगी, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाएगा, इसका शहबाज हुकूमत में किसी को कुछ पता ही नहीं है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन हैं अमीर अब्बास साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ KP के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इसी पर बात करूंगी, आपकी तरफ आती हूँ तैमूर साहब। अभी मैं सुन रही थी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, वो कह रहे थे कोई नई गलतियां करें, आप पुरानी गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं बार बार? क्या मिलने वाला है इन हरकतों से? सॉरी, प्लीज रिपीट करें। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से बोल की आवाज़ को दबाया गया है, बंद किया गया है, कोई नई गलतियां करें, ये पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं, हासिल वसूल कुछ नहीं होता, इनका मकसद क्या है? ये सरासर गलत है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ ऐसे वक्त में गलत है, लेकिन किसी वक्त तो हमने पाकिस्तान में इससे आगे बढ़ना है कि हुकूमत आएगी और नापसंदीदा चैनल्स जो है वो सेंसर होंगे, ना इससे हमारी जमहूरियत आगे जा सकती है, ना पब्लिक का कॉन्फिडेंस आगे जा सकता है, ना अगर इस मुल्क ने एक फ़ैसला किया है
कि इस मुल्क ने अगर ऐसे हालात में किसी एक लीडर को एक्सेप्ट करना है तो वो है इमरान खान, तो उन अवाम ने अपने फैसले से चेंज होना है। और हैरत तो इस बात की कि जैसे आपने कहा, ये नहीं कि बोल ने एक पार्टी का चैनल बन के रिपोर्टिंग की है। आपने जैसे आपने कहा, आपने बहुत सी जगहों पे जहाँ पे शायद मैं एग्री ना करूँ, आपने गवर्नमेंट की तारीफ भी की है, आपने मेरे से मुश्किल सवाल भी किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये 13 पार्टियां एक साथ हुई हैं और जो दावे इन्होंने 2 किए थे, एक कि ये महंगाई कम करेंगे और 2 कि ये वो प्रेस फ्रीडम लाएंगे जो इमरान खान साहब ना ला सके, ये हमेशा के लिए एक्सपोज हो गए। एंड आई होप कि इस मुल्क के लोग ये समझेंगे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल लॉन्ग टर्म जो भी हो, और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल और कल और वो कल जितना जल्दी आए वो इमरान खान होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म मुस्तकबिल जो भी हो वो मुस्तकबिल नवाज शरीफ और जरदारी और उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स ना होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ना होंगी। सही। अच्छा, मैं अमीर अब्बास आपकी तरफ आऊँगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल वालों में बड़ा टेम्परामेंट है, कोई नई बात नहीं है बोल के लिए। बोल इस तरह की कदगने झेलने का आदी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहते हैं और सच के साथ खड़े होकर आवाज़ अपनी बुलंद करते रहते हैं। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? मतलब बाकायदा तौर पर पुरानी कोई चीज़ निकालना और एक प्रेस रिलीज़ जारी करना पैमरा के ज़रिए और कहना कि जी लीगली ऑपरेट हो रहा है, ये जमहूरियत के लंबरदार है? सारिश, हमें कम से कम कोई ये ना सिखाए कि सहाफत कैसे होती है। हमें कम से कम कोई ये सबक या ये दर्स ना दे कि कौन सा टीवी चैनल सहाफती उसूलों पर चल रहा है और बोल नहीं चल रहा, या किस चैनल के मालिकान के क्या मामलात हैं, कौन क्या करता रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कोई हमें ये सबक ना पढ़ाए कि किस चैनल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस है या उसका लाइसेंस है, उसका क्या स्टेटस है और बोल के साथ क्या मामलात है। हमें सबको पता है। मसला सिर्फ ये है कि चूंकि इस वक्त बोल कांटे की तरह खटक रहा है, चुभ रहा है, और बोल क्या कि अपने एक एडिटोरियल पॉलिसी है, किसी को उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो जबर के जरिए से एक इदारे को बंद कर दे। हमने इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त देखा जिस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी स्टोरी जिससे पाकिस्तान को बदनाम किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी जिसकी जो आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थी, ये तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में आईटी और सॉफ्टवेयर का जो सेक्टर है वो प्रमोट होना शुरू हुआ, उसको जवाब बना के और बोल को बंद कर दिया गया। यही हुकूमत थी उस वक्त भी PMLN की। बिल्कुल। बाकी मीडिया मालकान थे जिनको साथ मिला के इन्होंने एक घिनौना खेल खेला, बोल के खिलाफ जबर किया, दफातर बंद कर दिए गए, कंप्यूटर्स उठा लिए गए, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, लोगों की मुलाजमतों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे मामलात में हम सुरखरू हुए और बोल वापस बहाल हुआ। आज फिर ये उसी कोशिश में ही हुकूमत है, वही PMLN है जो आज फिर बरसर इक़्तिदार है और वही ओछे हथकंडे ये बोल के खिलाफ इस्तेमाल कर। मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आई, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मेरी इन गुनहगार आंखों ने वो मनाजिर खुद देखे हैं। मैं आई विटनेस उन मनाजिर का कि जिसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल का मालिक खुद वहां बैठ के इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कॉन्स्पिरेसी करता था। सही। जिसने इमरान खान के इत्तेहादियों को, MQM को, बाकी इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की। तो पार्लियामेंट लॉजेस में उनके पास जाके मिलता था, मैंने खुद उन लॉजेस में उस चैनल के मालिक देखिए जब से अमीर अब्बास बोल आया है कि बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेट है, ये आपको भी पता है, ये सभी को पता है। और बोल ना सिर्फ हक और सच की बात करता है बल्कि अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके से फैसिलिटेट करता है, आपको पता है ये हालात जैसे भी रहे, बोल ने पूरा साथ दिया अपने एम्प्लॉयज़ का, उन्हें फैसिलिटेट किया है। यही वजह है कि आज भी बोल के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोल के साथ खड़े हैं और हम लोग आदी हैं इन सारी चीज़ों के। लेकिन इसमें बात सिर्फ हमारी नहीं हो रही,
मैं झगड़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी, यहाँ पर लोगों का भी हक सलब किया जा रहा है, जो राइट उनका है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उसको सलब किया जा रहा है बोल को बंद करके। ये आर्टिकल 19A की बाकायदा खिलाफ वर्जी की जा रही है आइन के। देखिए, एक तो ये बता दें कि पेमरा एक रेगुलेटर है या पेमरा एक टूल है हुकूमत के अगेंस्ट जो आवाज़ उठती है या जो आवाज़ हुकूमत को पसंद नहीं उसको दबाने का। इसी तरह ये बता दें कि जैसे आपने कहा, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये उन हज़ारों फैमिलीज़ का भी मसला है जो आपके साथ जो है वो काम करते हैं। जहाँ तक सिटीजन्स के, आम शहरियों के किसी चीज़ के सुनने की जो है वो राइट है, जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की राइट है, बिल्कुल सही है। आप अगर सिर्फ स्टेप बैक करके देखें, मसलन जो ये कंट्रोवर्सी हुई कल खान साहब की, जिस पे बड़ी क्लियर वजाहत आ गई, और याद रखेंगे खान साहब वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने पिछले 4 महीनों में बार बार कहा कि मैं ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान की अफवाज का मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट क्या कर रही हैं? ये माहौल पॉइंट आउट क्या कर रहा है? ये माहौल पॉइंट आउट कर रहा है कि ना माशी तौर पे और ना सियासी तौर पे जो सूरत हाल फिलहाल पाकिस्तान में है वो चल सकती है, नहीं चल सकती। अगर हमें पाकिस्तान का ख्याल है, अगर हमें थोड़ा सा भी ख्याल है, तो पाकिस्तान के मसलों का हल शुरू होता है इलेक्शन से। हर किसी ने साइड्स ले ली है ना, बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि एक्चुअली रह गए हैं। इम्पार्शल सहाफत में मैं बात कर रहा हूँ जी। और वो परसीव होते हैं कि वो इम्पार्शल है। तो जब सहाफ़ी पे भी या एक पार्टी का या दूसरे पार्टी का टैग लग जाता है, जब हर सिटीजन ने भी एक साइड ले ली है, जब हमारे माशी मसले भी ऐसे हैं कि एक हुकूमत के पास ये कॉन्फिडेंस होना कि मेरे पास 5 साल हैं तो मैं मुश्किल फैसले ले सकता हूँ, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करने का भी ये हाल है कि एक हुकूमत को पता हो कि मेरे पीछे अवाम है और मेरे आगे जो है वो 5 साल का टर्म है, तो मेरे ख्याल में जितनी देर पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे, हम पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा रहे होंगे, और हम जो है वो हम पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म मुस्तकबिल के साथ ज्यादती कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये जिस ज्यादती की आपने बात की है झगड़ा साहब, इसी ज्यादती पर या इसी सिचुएशन पर आज हमने अदालत में भी रिमार्क सुने हैं जस्टिस साहब के, और उन्होंने ये कहा कि लग रहा है कि कुछ खौफनाक हद तक कुछ मामला हो रहा है। ये बड़ी तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि जहां दिल चाहता है सहाफ़ियों पर 50-50 मुकदमे बना दिए जाते हैं, उनके लिए खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, यानी कुछ खौफनाक हद तक हो रहा है मामला कोई। अमीर अब्बास, अब इस पर रोशनी डालिएगा, ये जिसकी निशानदही जस्टिस साहब ने की है, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक हैरासमेंट का एनवायरनमेंट है मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ लोग ये बात तो करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 10 और फलाने आर्टिकल, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका मतलब सैरिश होता है कि स्टेट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि एक ऐसा माहौल जहां आपने मुझसे एक सवाल किया, ना आपको सवाल करते हुए खौफ महसूस हो, ना मुझे जवाब देते हुए खौफ महसूस हो। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें बोलते हुए मुझे बारहा सोचना पड़े कि मेरा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये लफ्ज पकड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फला लफ्ज पकड़ा जाए, तो ऐसे एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं कहते। यहां जो माहौल है गुज़श्ता 5 महीनों से, वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स के लिए यानी पीटीआई के लिए, और जो इस वक्त क्रिटिक कर रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर, उनके लिए एक हिरासानी का माहौल है। आपको बात नहीं करने दी जा रही, जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे होंगे बात, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते। अगर मैं एक लम्हे के लिए ये तय कर लूं, या मैं आज ये कहूं कि मुझे शहबाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, सही, मैं अगर ये कहूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पसंद नहीं है,
ये मेरा राइट है भाई। आप कह सकते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूं। अमीर अब्बास, नहीं, वो बड़ा जमहूरियत की असास ही तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और ना सिर्फ आपके पास, मीडिया के पास भी है, मीडिया के पास भी है, लोगों के पास भी है। और जब ये हक सलब किया जाएगा तो फिर तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है ना। और हमने देखा इससे पहले अदालतों ने इस पर सोमोटो भी लिए हैं, इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पर, और बाकायदा तौर पर तशवीश का इजहार किया गया है। तो झगड़ा साहब, ये हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम राइज है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते और हमें बस बर्दाश्त करना है? जो मेरे भाई ने कहा, आई एग्री 100%, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कहा कि, और मुझे वो बात जो इन्होंने कही कि जब आपको ये सोचना पड़े कि आपके मुंह से कौन सा लफ्ज़ निकलेगा और वो कैसे इंटरप्रेट होगा, तो फिर उस माशरे में बोलने की आज़ादी नहीं है। और जिस माशरे में बोलने की आज़ादी ना हो, उस माशरे में तनकीद नहीं हो सकती, और अगर तनकीद नहीं हो सकती तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। हम जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में ना रह रहे हैं, ना हमें रहना चाहिए। पाकिस्तान इससे ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान ने अगर 75 साल का फासला तय किया है, ये साबित करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है, ना होना चाहिए। इसमें हमारे इदारों का एक बहुत पॉजिटिव रोल है। सही। इसमें जो भी हमारे सियासी सिस्टम की खामियां हो, चूंकि हमारा एक सियासी सिस्टम है, एक जमहूरियत है, उसका एक रोल है, तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो लोगों को तनकीद करनी चाहिए। कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत होगा। वो माशरा जहाँ पे जैसे कहा गया, और मैं ऐड करूँगा कि जहाँ पे, क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ पे आप ये सोचें, और मुझे बहुत से लोगों ने जो पिछले हफ्ते के इवेंट्स हुए उसके बाद पूछा, सिर्फ ये फ़ोन किया और पूछा कि आपकी कॉल लीक हुई थी, क्या ये व्हाट्सएप कॉल थी? क्यों? क्योंकि हर कोई जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस करता है वो प्राइवेट होती है। तो अगर वो ये समझे कि हमेशा कोई सुन रहा है, तो फिर तो कोई जो है वो कहीं पे भी बात नहीं कर सकता ना। वो लाइंस होनी चाहिए, और वो लाइंस जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान और भी मजबूत होगा। और मैं एक बात मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट आ गया है जहाँ पे इस मुल्क के अवाम वो लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं कि उन्हें किस टाइप का पाकिस्तान चाहिए और किस टाइप का नहीं चाहिए। और अगर ऐसे ना होता तो इस मुल्क की तारीख में कभी किसी लीडर ने ये जो आपने बात की है कि आप रिस्पेक्ट की जो आपने बात की है, इस पर मैं मजीद भी बात करूंगी, ये कॉल लीक का जो भी मामला था। लेकिन सर वही बात है कि जमहूरियत में मीडिया एक पिलर है जो कि इसको स्ट्रेंथन करता है। आज़ादी इजहार का होना बहुत ज़रूरी है और इसको मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। अगर नहीं रखा जाएगा तो हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया जो कि बात करता है ह्यूमन राइट्स की, जर्नलिस्ट राइट्स की, ये दुनिया तो ग्लोबल विलेज है। आप किसी की आवाज़ बंद करेंगे, सोशल मीडिया, इंटरनेट है, एक क्लिक पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि आप इस तरह के ओछत कंडों से अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ हासिल कर लेंगे और आपको मिल भी जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं, जिससे इस मुल्क को जो नुकसान हो रहे हैं, खासतौर पर हमारी मैशत का जो भट्टा आपने बिठा दिया है, इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ झगड़ा साहब भी हैं, अमीर अब्बास भी हैं। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल अब कुछ इस तरह से है कि चलती फिरती फलती फूलती हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया, मुआशी बहरान पैदा किया गया, सख्त फैसले लेकर अवाम की चीखें निकाल दी। पाकिस्तानी हुकूमत की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान है और दुनिया में बदनामी का बायस भी है। तहरीक अदम एतमाद आने का सिर्फ एक मकसद था, वो आप भी जानते हैं, महंगाई था। तहरीक अदम एतमाद से पहले हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बयान में, हर ट्वीट में पीडीएम महंगाई की तबाही, बेरोजगारी, डॉलर के रेट, पेट्रोल की कीमत का रोना रोती रही। इसी तहरीक अदम एतमाद से पहले महंगाई मुकाम मार्च भी हुआ, उसके बाद बिलावल का इस्लामाबाद तक कांपे टांगने वाला मार्च भी हुआ। और आज उसी महंगाई का हाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई पिछले 50 बरस का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।
पेट्रोल की कीमतों में सैलाब के दौरान इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया में 45% इजाफा किया गया है। बिजली की कीमत में 125% तक इजाफा हुआ है। LPG की कीमतों में 3 दिन के अंदर 40 रुपये का इजाफा हुआ है और डॉलर तो जनाब 240 तक चला गया है। इसी महंगाई के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना ने 75 करोड़ रुपए की डांस पार्टी की है। हुकूमती वज़रा में से कई लंदन के दौरों पर हैं, कोई तुर्की गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई अमेरिका से फ़ोटो सेशन करवा कर ट्वीट कर रहा है। इस बदतरीन सूरत हाल में जब सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, वहीं महंगाई काबू से बाहर हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल जो फरमाते थे कि आम आदमी 130 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कैसे ख़रीदेगा, आज 230 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर पेट्रोल खुद बेच रहे हैं। ब्लूमबर्ग, फिंच, मोडीज़, इन्होंने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग नेगेटिव कर दी है। सरकारी इमारतें, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, सड़कें, सरकारी इदारे गिरवी रखने और बेचने की तैयारी हो चुकी है। बेरोज़गारी बढ़ गई है, मसाइल बढ़ गए हैं, मुल्क के तकरीबन तमाम शोबे जवाल का शिकार हो गए। देखिए, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये लोग कहते थे कि स्टेट बैंक के पास IMF गिरवी रख दिया गया है और PTI हुकूमत IMF के आगे लेट गई है। IMF के साथ जो डील हुई है वो अवाम दुश्मन है और इस तरह की बातें की गई। लेकिन सूरत हाल अभी आपके सामने है। जो कुछ कहा गया था पहले मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल आप लोगों ने मुलाहिज़ा की है और इमरान खान ने, वैसे तो तारीख़ का सबसे बड़ा बहरान था कोविड, जिसके दौरान मईशत को संभाले रखा और मुअत्तरिफ़ थी दुनिया भी हमारी, सभी ने देखा। और आज जो कुछ IMF के साथ डीलिंग हो रही है या मामलात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इसी दौरान ये ऑडियो कॉल जिसका जिक्र किया झगड़ा साहब ने, वो भी लीक हुई, जिसकी वजाहत बाद में वज़ीर ख़जाना जो साबिका है शौकत तरीन साहब, उनकी जानिब से दी गई। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग नहीं इस सिचुएशन में, जब सैलाब आया हुआ है, कैसे हम टैक्स इकट्ठा करें ज़्यादा और किस तरह हम मैनेज करें। आप जाएँ जाके IMF से बात करें कि सैलाबी सूरत हाल है, हमें कुछ सांस लेने दें, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, हमें थोड़ा मौका दें, हम इस तरीके से नहीं कर सकते। रेस्क्यू रिलीफ अभी लोगों को चाहिए, हम उन्हें देखें, आपके अहदाफ को पूरा करें जो इतने सख्त है। झगड़ा साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइएगा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं, क्योंकि आप लोग भी IMF के पास गए थे, आप लोगों ने बाकायदा रेजिस्ट किया प्राइसेस बढ़ाने पर और आवाम को रिलीफ दिया। पूरी कोशिश आप लोगों की यही थी कि रिलीफ ही दिया जाए। अभी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जो भी थे, जो मैंने अपने 26 अगस्त के ख़त में लिखे, उसमें कहीं ना नहीं ये लिखा था कि फाड़ दो IMF की डील को, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा। कहीं ये नहीं लिखा था कि IMF की बात मानना पाकिस्तान के आईन में नहीं लिखा, जैसे कहा था मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर ख़जाना बनने से सिर्फ 1 महीने पहले। कहीं ये नहीं लिखा था कि $1 अरब के वास्ते IMF के साथ डील करना पाकिस्तान के साथ गद्दारी करना है, जैसे कहा एहसन इकबाल ने। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात, खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, क्या हैं? पहले तो ये कि इसी डील को सीरियस लेते हुए, वो हुकूमत होते हुए जिसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, चूँकि इवन दो इम्पोर्टेड हुकूमत ने कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, 24 घंटे में उन्हें ये MOU साइन करके दिया, लेकिन कुछ शराइत दिए कि अगर MOU में पैसे छोड़ने पड़ेंगे तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कबायली अज़ला का बजट पूरा मिले, कि खैबर पख्तूनख्वा की NHP, जो एक और MOU के तहत हमारे और वफाकी हुकूमत के दरमियान ही एक कमिटमेंट हुई है, और वो वफाकी हुकूमत इत्तेफाकन PMLN की थी 2016 में, कि वो पैसे मिले। और ये मिल के ये दो अमाउंट्स ही कोई 90 से 100 अरब का खसारा खैबर पख्तूनख्वा के बजट में डालते हैं कि इनकी रेजोल्यूशन ही जो है वो हमें उस पोजीशन में डालेगी कि हम सरप्लस छोड़ें। अच्छा, ये दो शराइत हमारे MOU के साइनिंग का हिस्सा है, यानी यही दो शराइत जो मैंने अपने खत में लिखे थे, वफाकी हुकूमत ने IMF को 6 जुलाई को भेजे होंगे, अनलेस उन्होंने वो उस वक्त का खत IMF से छुपाया जिसका मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने वही MOU भेजा जो हमने उनको लिखा, तो फिर ये शराइत उसमें थे।
और फिर उसके ऊपर जो ये सैलाब आया, आपको पता है कि कितना नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा सही डायरेक्ट नुकसान हुआ है 104 अरब रुपए जो मुझे इस साल ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं तो ये सोचता हूं कि IMF को तो छोड़ें, मुल्क दुश्मन भी ये समझेगा कि ऐसे टाइम में खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पाकिस्तान का कोई भी सूबा कोई सरप्लस नहीं छोड़ेगा। सही। अच्छा अमीर अब्बास, अब इस सिचुएशन ने सारी गुफ्तगू सुनी है झगड़ा साहब की भी, जो एक कोऑर्डिनेशन होती है विफाक और सूबों के दरमियान, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि वो बने या मैं आगे बनती देखूं, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जितने भी PTI की सीनियर लीडरशिप है, जिस किसी से भी बात हमारी हो रही है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम इनके साथ बैठकर बात करेंगे, क्योंकि अनयूजुअल सिचुएशन है, सैलाब में घिरा हुआ है मुल्क। ऐसे में मिलकर बैठना और काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात यही हो रही है कि इलेक्शन से कम बात नहीं होगी, पहले डेट अनाउंस करें फिर कोई बात होगी। तो ये किस तरह कोऑर्डिनेशन बनेगी? लोग पिस रहे हैं, परेशान हैं, उनको रिलीफ चाहिए। सरिश, मसला ये नहीं है कि PTI और PDM में इस वक्त क्या लड़ाई चल रही है मैशत के ऊपर। मसला ये भी नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मसला इससे बड़ा है, और वो मसला ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है या हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें ये चीज इनग्राइंड हो गई है कि हमने बहुत सारे इश्यूज को ग्रे एरिया में रखा हुआ है पॉलिटिक्स में। देखिए, पूरी दुनिया में सियासत होती है। अमेरिका में रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के खिलाफ लड़ते हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के खिलाफ लड़ते हैं। अभी बरतानिया में जो बोरिस जॉनसन की वजारत उज़्मा खत्म हुई है, वो वहां की ऑपोजिशन ने खत्म करवाई। इतना दबाव था ऑपोजिशन का, इतनी सख्त सियासत उन्होंने की कि वज़ीर आज़म को इस्तीफा देना पड़ा। सो सियासत होती है पूरी दुनिया में। हमारे में और वाज़िब दुनिया में फर्क क्या है? वो एक फर्क है, और वो ये कि उनमें से जो भी पावर में आए, उनका बदतरीन मुखालिफ भी पावर में आए, तो उन्होंने कुछ इश्यूज को ब्लैक एंड व्हाइट में रखा हुआ है, वो ग्रे से निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट में ले गए। मसलन आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका, बरतानिया, वेस्टर्न यूरोप में, इधर फार ईस्ट के डेवलप कंट्रीज में, कि वो इस बात पे लड़ रहे हो कि 20 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुआ। वो इस बात पे लड़ रहे हो कि फलां डैम बनेगा तो मेरी लाश से गुजर के बनेगा। वो इस बात पे लड़ रहे हो कि 20 साल से मर्दमशुमारी नहीं हुई है। ये सारे नॉनसेंस इश्यूज हैं। ये नॉनसेंस इश्यूज हैं जो इस मुल्क के अंदर हम खुद इनको क्रिएट करके रखते हैं। हम इन्हें खत्म नहीं कर रहे हैं। हमें वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को डिसाइड करना है। इसी तरह होना ये चाहिए पाकिस्तान में कि इकोनॉमी, आपकी लोकल गवर्नमेंट, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, ये इन इश्यूज को आप ब्लैक एंड व्हाइट पे रखें। यानी जो भी पावर में आए वो इनको नहीं छेड़ेगा। बाकी जो करना है एक दूसरे के बाल नोचने हैं, बाल नोचे, खाल उतारे, इन इश्यूज को ना छेड़े। हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेट, इसकी अपनी रीजंस हैं, पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल हेट्रेड इतनी हो चुकी हुई है, टॉलरेंस लेवल खत्म हो चुका है सियासत में, एक्सेप्टेंस नहीं है दूसरे के लिए। ये काम सिर्फ ये नहीं कि आज PTI इकोनॉमी के ऊपर कोऑपरेट नहीं कर रही हो, यही काम यही तो अफसोस की बात है। यही तो अफसोस की बात है कि यहाँ पर अवाम की फलाह के लिए सियासत नहीं की जाती, अपने मफाद के लिए की जाती है। कोई भी कानून बना लें, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अगर आपका मफाद नहीं होगा, उस पर अमल दरामद आप करवा के दिखाएं। किस तरह करवाएंगे इन सियासतदानों से? वो नहीं करेंगे, वो ब्लैकमेल करेंगे एक दूसरे को। जाहिर है, अब आपने देखा ही है, तारीख आपके सामने है। खैर, मैं इस पर झगड़ा साहब से मजीद बात करूंगी, क्योंकि अवाम को ये गवर्नेंस तो करनी है। इस पीरियड में भी सैलाब आया हुआ है, इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे मुल्क में 60% रकबा ऐसा है कि जहाँ पर सैलाब है, सैलाब की नज़र है। लोग परेशान हैं, बेसरो सामानी के आलम में हैं, खुले आसमान तले हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपस की क्या सियासी लड़ाई है या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। उनको फ़र्क पड़ता है इस बात का कि उनकी सारी जमा पूंजी पानी में बह चुकी है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो परेशान हैं, और उनकी कोई दादरसी के लिए उस तरह मौजूद नहीं जैसे होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में जो टर्मोइल है, इससे लोगों को निकालने के लिए कि मिलकर काम किया जाए, क्योंकि गवर्नेंस तो करनी है। झगड़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। वफाकी हुकूमत सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए किन एंड्स पे आप लोग रिलीफ चाह रहे हैं कि अपने बजट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें इस सैलाब के सूरत हाल में लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू करने के लिए? आपके मुतालिबात क्या हैं?
देखें, दो चीज़ें हैं जो कि समझना ज़रूरी है। एक ये कि इस टाइप के तल्ख सियासी माहौल में जो अभी है, मुखालफत होगी, सियासी मुखालफत होगी और शदीद होगी। चैलेंज ये है कि उसके बावजूद कहीं ना कहीं साथ काम करना पड़ेगा। मैंने मिफ्ता इस्माइल के साथ करने की कोशिश की, खान साहब से इजाज़त भी लिया, लेकिन बार बार वफाकी बजट से पहले से लेके आज तक जो नेशनल इश्यूज पे मिल के काम करने का एटीट्यूड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसी वजह से ही 50 दिन में 3 खत लिखे, मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे, जवाब अभी भी नहीं आया। कमिटमेंट बार बार मिली लेकिन कमिटमेंट ऑनर नहीं हुई। हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में ये हुकूमत इतनी डर गई है कि जिन दो बुनियादों पे ये आए थे वो दोनों टोटली टूट गए। एक बुनियाद ये थी कि इमरान खान पे तनकीद करते थे कि सहाफ़ियों की, प्रेस की फ्रीडम नहीं है। दूसरी बुनियाद ये थी कि महंगाई जो है वो तबाहकुन है और हम इमीडिएटली नीचे लाएंगे। ये जैसे आपने कहा 150 रुपए का पेट्रोल जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त था, अभी 250 रुपए का पेट्रोल भी काबिले बर्दाश्त हो गया। IMF की डील जो है वो पाकिस्तान में इससे ज्यादा मुहब्बे वतन कोई चीज रह ही नहीं गई। तो ऐसे टाइम में जो है वो मुझे अफसोस से बड़ा मुश्किल लगता है कि वफाकी हुकूमत का कोई फोकस रह सकता है शहबाज शरीफ के फोटोशूट्स के अलावा, जिसमें वो किसी भी सूबे के साथ कोई मतलब का काम करे। चैलेंज ये है, अगर मैं वफाकी वजीर खजाना होता तो जो भी सूरत हाल होती, ऐसी सूरत हाल में जहां पे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो भी हो, मैं चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स को लाता, बिठाता और कोशिश करता कि किसी तरीके से जहां जहां पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं वो करें। सही। लेकिन अभी जगड़े साहब, जैसा कि आपने कहा कि आप लोग खत लिख रहे हैं, बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब कोई नहीं आ रहा, तो आप लोग तो एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो अब आपकी हिकमत अमली फिर क्या है? देखिए, जहां पे अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमने 4 साल में इस दौर में जो किया, इस सैलाब में जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जो एफर्ट्स किए हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनको खराज तहसीन दिया, पैसों का मसला है ना, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। अगर मिफ्ता इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा के 40 मिलियन लोगों को जरूरी नहीं समझता, पाकिस्तानी तो वो तब भी हैं, कुछ ना कुछ हम वो कबायली अजला के लोगों के लिए भी करेंगे जो हम कर सकते हैं। इन्होंने उनसे एक रात में सेहत कार्ड की सहूलत ली, हमने 3 दिन के अंदर दोबारा शुरू कराई। और इसी तरह जो 100 अरब का नुकसान भी हुआ है, अगर इनको पाकिस्तान का ख्याल नहीं, हमें तो ख्याल है। बिल्कुल। मुझे तो ये फख्र है कि लोग फर्क देख सकते हैं कि इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, इन्होंने बात ही नहीं की। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि जो पैसा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब कलेक्ट करेगा उस पे पहला हक सिंध और बलोचिस्तान का होगा, क्योंकि वहां पे तबाही ज्यादा हुई है और क्योंकि पाकिस्तान को मजबूत करने का तरीका ये है। इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है आप लोगों की, और ये बिल्कुल ये बनानी पड़ती है ऐसी सूरत हाल में जब कुदरती आफत है और पूरा मुल्क इससे परेशान है। जहां सैलाब नहीं आया वहां महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई इसका हिसाब नहीं है। अमीर अब्बास, बड़ा अच्छा सजेशन दिया अभी झगड़ा साहब ने कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता, मतलब विफाक में अगर होता, तो मैं बिल्कुल ये मशवरा देता PM साहब को कि भैया सारे सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाएं, एक जगह पर बैठें और बैठ के बात की जाए। हमने देखा अभी तारीख का बदतरीन सैलाब है और कोविड की सिचुएशन भी पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। तो हमने देखा NCOC बना, तमाम सूबों से लोगों को लिया गया, वज़रा को लिया गया, उसमें शामिल किया गया
और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसकी दुनिया भी मुअत्तरिफ थी। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एनसीओसी तो बड़ा कामयाब मॉडल था, मेरा ख्याल है उसको जारी रखना चाहिए था उसको। और वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया था क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए नेशनल लेवल पे, उसको मजीद इवॉल्व करना चाहिए था। और ये जैसे अभी क्राइसिस आया है ये फ्लड का, तो इसमें भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कोविड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू था, जिस कॉम्प्लिकेटेड इशू को एनसीओसी ने मैनेज किया, तो ये तो निस्बतन उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो एक बड़ा सीधा सा डिजास्टर होता है फ्लड की सूरत में जो आता है। देखें, जब इस हुकूमत ने एपीसी बुलाई फ्लड के ऊपर, तो उन्होंने इमरान खान साहब को या पीटीआई को दावत नहीं दी। हालांकि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है ऑपोजिशन की और उनको बुलाना चाहिए था, उनकी 2 सूबों में हुकूमत है, वो स्टेक होल्डर भी है इस क्राइसिस के अंदर, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। इसी तरह झगड़ा साहब में कंफर्म कर सकते हैं, ये हफ्ता भर पहले ये खबर आई थी सामने कि शायद बुलाया था हुकूमत ने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को, परवेज इलाही साहब को भी और महमूद खान साहब को भी, लेकिन वो नहीं गए। अब ये हुकूमत क्लेम कर रही है, आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है। देखिए, अगेन वही बात है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड से। और ये जो अभी फ्लड है, ये फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट अकेले तो इसको डील नहीं कर सकती है। और ऐसा तो नहीं है कि जो सिंध में सैलाब आया है शहबाज शरीफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है और जो केपीके में या साउथ पंजाब में आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके जहां इख्तियार में नहीं है जो इलाका, या जो जहां पे उसकी रिट नहीं है, रिट इन द सेंस जो जहां प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है, उसको वहां पे भी जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। और अगर अभी जिस तरह वो गए गिलगित बल्तिस्तान पे गए प्राइम मिनिस्टर, उनको इसी तरह से पंजाब हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उन्हें केपीके हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और अब जो हुआ सो हुआ, मैं समझता हूँ जो तबाही हो गई वो अब अंडू नहीं हो सकती है, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए आइंदा के सैलाब को रोकने के लिए, ये इस वक्त बहुत क्रिटिकल इशू है। पहले लॉस की जो एस्टिमेटेड लॉस था वो $10 बिलियन था, अब जो आज फिगर आई है वो $12 बिलियन हो चुकी है नेशन वाइड। सो अब एक प्लेटफॉर्म है, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो इसलिए बनाया गया था और वो हमारे आइन में मौजूद है। और वो पाबंदी है आइन की तरफ से कि आपने सर्टेन टाइम के बाद आपने उसकी मीटिंग कॉल करनी है, लेकिन हमारे यहाँ सीसीआई की मीटिंग्स ही कॉल नहीं। बिल्कुल, ये इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल अभी होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, बात ही नहीं हो रही है। मैं फाइनली झगड़ा साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे कि अमीर अब्बास ने बताया कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने बुलाया और आप लोग नहीं गए, आप ये कह रहे हैं कि हमने खत लिखे, हमने बार बार कहा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, इसमें कितनी सदाकत है? जो ऑनेस्टली जिस इवेंट की अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं उसका मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। ये मुझे पता है कि एपीसी में हमें नहीं बुलाया गया था। ये मुझे पता है कि जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मैं मिफ्ता इस्माइल के पास गया, जहाँ पे बजट से पहले हमने फाटा के बजट ज़्यादा करने पे हाथ मिलाया और उन्होंने वादा किया कि वो अपनी बजट स्पीच में करेक्शन करेंगे, कि वो उन्होंने नहीं किया। और फिर उसके बाद जो 6 जुलाई को हमारे एमओयू को साइन करते हुए उन्होंने रिटन कमिटमेंट दी कि इमीडिएटली वो हमारे ये फाटा के और एनएचपी के मसलों को हल करेंगे, उसके बाद 50 दिन उन्होंने 1 मिनट नहीं दिया। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो ये कहता है कि शायद इनकी नीयत जो है वो साथ काम करने वाली ना हो। और एक मैं आखिरी चीज इसमें ये कहूँगा कि जो ज़्यादा एक पोजीशन में होता है जहाँ पे मैं सीनियर तो कहते हुए घिन महसूस होती है, ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, लेकिन वो वफाक में बैठे, तो सूबों से जो भी रिएक्शन आए वो बड़े दिल का मुजाहरा जो है वो वफाक ने करना है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने आप को जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ कि अगर मैं वहाँ पे होता सही, तो जो भी तरीका करना होता, जहां पे सूबों की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती, तो आई वुड मेक श्योर कि वो किसी ना किसी तरीके से होती, जैसे इमरान खान ने कोविड में किया। सही, हर मीटिंग में मुराद अली शाह को बुलाया,
कंसर्न सुने। जब मुराद अली शाह ने मुश्किल फैसले इमरान खान के कंधे पे ही लेने हुए होते तो उसका प्रेशर और उसकी क्रिटिसिज्म भी इमरान खान बर्दाश्त कर लेता, और ये ऑन द रिकॉर्ड। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अमीर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। नीयत का होना है, फिर ही ये सारे मामलात हैं जिस तरह फरमा रहे थे झगड़ा साहब, तो पॉसिबल है कि हो सकें, लेकिन अगर नीयत नहीं होगी फिर तो नामुमकिन है। तो संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त लोग मुंतज़िर हैं रिलीफ के लिए कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनकी हर सूरत मदद की जाए। तो खुदारा इस बारे में सोचिए। और जहाँ तक बात है बोल को बंद करने की, बोल की आवाज़ को बंद करने की, तो जनाब जमहूरियत और आमरीत में यही तो एक फ़र्क है कि लोगों के पास राइट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर आप उसको मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे तो फिर जमहूरियत काहेगी? कौन सा निज़ाम है जिसको आप राइज यहाँ पर कर रहे हैं? जगहसाई हो रही है, इस बात को समझें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।